हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है चैप्टर में कंटिन्यू कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आज। तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हम इसको फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। दिस इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through given area perpendicularly इस given area से पास करें। लाइक अगर हम ये फील्ड लाइंस हैं और हमें कोई एरिया कंसीडर कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप का कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज द रेक्टेंगुलर वन। ये मैंने ऐसे 3D में देख लिया उसको। ठीक है, तो आपको पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये है ऐसे है शेड, तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया। वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर। ये बात आप +1 में भी पढ़ चुके हो, जहां हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हमने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट हेल्प अस इन फाइंडिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद है, अगर इस साइड को मैं बोल दूं सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए क्रॉस बी, दिस इज द एरिया। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एरिया इज अ वेक्टर। और डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऐसे ये हुआ कि इन केस ये फील्ड लाइंस ई इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं, लाइक मैंने इसको थोड़ा किसी एंगल पे ऐसे बना दिया, इस तरीके से दिखा दिया, तो एरिया वेक्टर उधर को चला गया, थीटा एंगल बना रहे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करके इसको बिल्कुल सामने की तरफ बना दूं, ऐसे बना दूं, तो इसका एरिया वेक्टर ये सामने की तरफ है। दिस इज द एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब नाउ हियर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन में फील्ड लाइंस है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल पे है, एंगल इज थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड ई, और इस केस में थीटा इज 0। एक केस और दिखा देते हैं आपको, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। और मैं अगर इसको एरिया वेक्टर ऐसे दिखा दूं, प्लेन ऐसे रख दे, तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, अभी भी तो परपेंडिकुलर पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो इस केस में फील्ड लाइंस हम मानेंगे यहाँ से पास नहीं हो रही है, इस प्लेन से पास नहीं हो रही है, इसमें से भी पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि खुद प्लेन में ही प्रेजेंट है ये फील्ड लाइंस। ओके, और इस केस में फील्ड लाइंस पास हो रही है, बट एक कंपोनेंट ही है सिर्फ उसका, एरिया का एक कंपोनेंट ही है इस तरफ, और इस केस में पूरे की पूरी सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है। ये बात तो ऐसे समझ लो कि कोई रिवर फ्लो कर रही है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज किसी रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, और आपने एक बैंगल टाइप की शेप, कोई सर्कुलर रिंग आपने पकड़ ली। अब रिंग को ऐसे पकड़ लो तो सारी इसमें से पास कर रहे हैं। थोड़ा सा और एंगल पे दिखाते इसको ऐसे पकड़ लो अगर आप, तो सारा वाटर इस रिंग में से पास कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वाटर इज पासिंग थ्रू दिस रिंग। इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस रिंग। ठीक है, दिस रेक्टेंगुलर जो मैंने आपको क्लोज लूप पकड़ा दिया। और अगर मैं इसको किसी एंगल पे पकड़ लूं ऐसे, इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, और जबकि करंट फ्लो इस तरफ है। अब ज्यादा इसमें से वाटर पास नहीं कर रहा है, और बिल्कुल आप रिंग को ऐसे पकड़ लो तो इसमें से तो वाटर पास कर ही नहीं रहा, यहाँ से एजेस से टकरा के उधर और इधर से निकल जाएगा। ठीक है ना, पास तो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इसके साथ इसका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो, डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे करंट जो फील्ड लाइन मतलब वाटर का करंट, और यहाँ पे फील्ड लाइंस आर पासिंग, तो मैं इसको ई डॉट ए, ये एरिया वेक्टर के लिए डायरेक्शन मैंने ए उसके परपेंडिकुलर वाली ली है, तो इट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, राइट। और यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स विल पास थ्रू, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू गिवन एरिया, तो ये ई इंटू ए है। अगर ये वैल्यू हो जाए सपोज 90 डिग्री, तो फ्लक्स बिकम 0। ये वो केस है, ये वाला भी वही केस है, इसमें कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है। अगर कोई एरिया कोई प्लेन खुद उसके परपेंडिकुलर हो फील्ड के, तो उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती। ओके, अगर उसके पैरेलल है, मतलब कि यही फील्ड लाइन का प्लेन है और यही उसका रेक्टेंगल का प्लेन हो गया या रिंग का प्लेन हो गया, तो फिर क्या होगा, नो फील्ड लाइन आर लिंक्ड विद इट। ठीक है, वो इसमें से पास नहीं कर सकती, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया, ये हो गया 0 यहाँ पे।
ठीक है। तीसरा केस, अगर फ्लक्स अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो दिस विल बिकम इक्वल टू ई ए इंटू -1, यानी कि माइनस ऑफ ई ए। यहाँ पे एंटरिंग था, एंटर करा था, इस केस में लीविंग माना जाएगा। इसका मतलब फील्ड लाइंस आर लीविंग, ई इज लीविंग द एरिया। और इस केस में जब मैक्सिमम है ये, तो द फील्ड इज एंटरिंग, फील्ड एंटर कर रहा है, राइट। तो किसी भी सरफेस के, अभी मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि किसी भी सरफेस के कितनी तरह के डायरेक्शंस हो सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एक सरफेस पे कितनी हो सकते हैं। एक्चुअली देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड ऑफ द एरिया वेक्टर। एक एरिया वेक्टर की दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं एक सरफेस के लिए। जैसे कि एक सरफेस है इंडिपेंडेंटली, एक ये वाली साइड होगी और उसके एक पीछे वाली साइड हो जाएगी। दिस इज A1 और ये बिल्कुल ऑपोजिट A2, सेम है मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट है उसका। तो जो इंडिपेंडेंट सरफेस होती है उनकी दो डायरेक्शंस होती है, परपेंडिकुलर और द इंडिपेंडेंट सरफेसेस। लेकिन अगर सरफेसेस ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, रादर ये सरफेसेस किसी रूम का हिस्सा है या फिर किसी क्लोज शेप का हिस्सा है। अब देखो इसकी कितनी सरफेसेस हैं। देयर इज वन सरफेस, सरफेस नंबर 1, देयर इज सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, फिर सामने फ्रंट वाली सरफेस नंबर 5, ये वाली 5 डॉट कर देते हैं इसको, और पीछे वाली जो है जो दिखाई नहीं दे रही है वो 6 बोल देते हैं उसको, एक इसके पीछे ही छुप गई है वो, ठीक है। अब एरिया वेक्टर देखते हैं, हमेशा बाहर वाला मान जाएगा। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम दिस, इनसाइड से ऑपोजिट उसमें आउटर की डायरेक्शन में। दिस इज एरिया वेक्टर, फ्रंट वाली साइड में एरिया वेक्टर सॉरी, और बैक वाली साइड में भी एरिया वेक्टर। तो देयर आर 6 एरिया वेक्टर्स एंड ऑल आर इन द आउटर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर रिस्पेक्टिव सरफेसेस। फिर अंदर वाली कंसीडर नहीं करी जाती हैं। बट अगर सिर्फ एक फेस एक ही कंसीडर किया होता हमने इंडिपेंडेंटली, एक सरफेस, जैसे कि आपका रजिस्टर, आपकी नोटबुक, कोई भी पेपर, तो उसके वो दो एक इंडिपेंडेंट हो गए, उसने कोई शेप तो क्लोज नहीं करी है, तो उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक आपकी तरफ और एक इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक एंटरिंग फील्ड अब यहाँ से ऐसी आ रही है फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस आर एंटरिंग, है ना। यहाँ से देखो ये एंटरिंग और इधर से इस वाले को लीविंग हो गई यहाँ से। तो फील्ड एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है। क्लोज शेप में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि ये क्लोज शेप है, अगर यहाँ से एंटर कर रहे हैं फील्ड लाइंस तो यहाँ से उनकी लीविंग हो गई, ठीक है। तो फिर वो डिपेंड करता है आपका कि आपने एंटरिंग और लीविंग के हिसाब से देख लिया, ठीक है। तो इन वन केस इट इज एंटरिंग, इन अदर केस इट इज लीविंग, राइट। तो वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से अंदाजा लगा लिया, ओके। तो दिस इज अबाउट, ये इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो अभी हम फ्लक्स को देखते हैं। इसमें एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं कि फ्लक्स कैसे देखा जाएगा, फील्ड लाइंस कैसे देखी जाएंगी। हम इसमें स्टडी करते हैं। लेट अस से दिस इज अ चार्ज क्यू। तो हम ये मानते हैं कि चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग है उसी के हिसाब से ज्यादा या कम फील्ड लाइंस आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। अगर आप एक सरफेस S1 यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, स्ट्रॉन्ग है तो सरफेस का एरिया छोटा है। आगे चलो जरा इसको और देखते हैं। मैं एक और सरफेस S2 कंसिडर करते हैं थोड़ा दूर, ये थोड़ा दूर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बन गया, तो R1 रेडियस पे E1 और R2 रेडियस पे E2 बन गया, राइट। अब फ्लक्स क्या है, दिस इज E इंटू A, E इज KQ अपॉन पाई R स्क्वायर। मैंने R1 R2 के प्लेस पे R, तो फिर एरिया क्या है 4 पाई इंटू R स्क्वायर, सॉरी इट इज KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो ये जो अपने पास आ गया ये इससे कैंसिल हुआ फ्लक्स, तो K के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई। अब चेक करना है इसको, यहाँ पे डिटेल को, 4 पाई से कैंसिल हुआ, इसका मतलब टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू है, खुद सोचो, अगर आप पास थे, एरिया छोटा था,
तो ई स्ट्रॉन्ग था, प्रोडक्ट वही। अब दूर चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, साइज बड़ा हो गया, प्रोडक्ट वहीं के वहीं। अब कितनी मर्जी बड़ी सरफेस है, प्रोवाइडेड वो इसको पूरी तरह से एनक्लोज कर ले। अगर इस चार्ज को फुल्ली एनक्लोज कर ले कोई शेप, तब फ्लक्स उसके अंदर कितना आएगा, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और वो आएगा कितना चार्ज एनक्लोज किया है सरफेस ने, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है, दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में भी समझाऊंगी, पहले आपको थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें बता दूं। दिस इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड शेप is given by 1 over epsilon naught times the charge enclosed by it. It is a constant value. लेकिन फ्लक्स तो E डॉट ds इंटीग्रेशन भी है क्लोज लूप के अराउंड। इसका मतलब होता है क्लोज लूप। ds स्टैंड्स फॉर एक छोटा एरिया, मैंने ds पूरे सरफेस का एक छोटा यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दिस इज ds। तो इसे परपेंडिकुलरली लीव कर रहा है वो 90 डिग्री पे, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो फील्ड लाइन इसी में से पास कर रही है, ये आ गया। और फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी है, इसका मतलब फाई ई डॉट डी एस भी है और फाई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इकट्ठा लिंक करके देखेंगे और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएंगे इस केस में। तो गॉस थ्योरम की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उससे पहले जो कुछ हमने समझा है उसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन देखेंगे हम। कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप, एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लेते हैं। चलो, उस क्यूबॉइड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एंड देन वी विल फाइंड, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया है। तो अभी मैं इसको रब कर रही हूँ और हम एक क्यूबॉइड को रख के देखते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड और इसको हमने इसका साइड ए मान लिया हमने, ए साइड, राइट। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि फील्ड लाइंस ये हैं, दीज आर द फील्ड लाइंस। इन फील्ड लाइंस में इट हैज बीन प्लेस्ड क्यूब, अच्छा क्यूबॉइड बोला मैंने, हाँ क्यूब, साइड ए वाला क्यूब मान लिया मैंने, नहीं तो मुझे साइड्स बदलनी पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी शेप बस क्लोज इस तरह की शेप हो, ये थोड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगी। इसका एरिया वेक्टर यहाँ देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में A1 यूनिट वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका ऊपर की तरफ, इसका फिफ्थ का सामने की तरफ और सिक्स्थ वाला बैकवर्ड डायरेक्शन में। डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, राइट। तो अब देखते हैं कि किसके साथ कितना लिंक हो रहा है, फ्लक्स कितना आएगा। तो फ्लक्स 5 विद द सरफेस एरिया A1, फ्लक्स विद A2, फ्लक्स विद A3, फ्लक्स विद A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो पहले A1 के लिए देख लेते हैं। तो A1 ये भी उसी डायरेक्शन में और ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल सेम डायरेक्शन में 0 हो गया। तो अपने पास आया E डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से ई ए आ गया सिर्फ। अब दूसरे केस में यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। अब A3 पे आ जाओ, A3 पे ये दोनों 180 डिग्री पे एक दूसरे से, 180 डिग्री का मतलब हुआ E इंटू ए इंटू कॉस 180, दैट मीन्स माइनस ऑफ ई ए। मिनिमम नहीं कहोगे आप, डायरेक्शन ऑपोजिट बोलोगे। अगर उसको लीविंग बोल रहे हो तो इसको एंटरिंग बोलोगे, इसको एंटरिंग बोल रहे हो उसको लीविंग बोलोगे, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना प्लस माइनस का आपने ध्यान रख के बोलना है, राइट, कि फील्ड लाइंस किधर को जा रही हैं। लोग कभी इस टाइम इधर से लीव कर रही है, इधर से एंटर कर रही है, तो ये एंटरिंग हो गया तो उसका उल्टा लीविंग हो गया। प्लस माइनस में ज्यादा कम का मतलब नहीं है यहाँ पे। अब चलो A4 ये हो गया 90 डिग्री, में ये लिख देती हूँ A4 के केस में 5 फॉर A4, और यही बनेगा अपने पास A5 के लिए और यही बनेगा A6 के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दो सरफेसेस के साथ लिंक हो रहा है, तो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, वो हुआ phi A1 प्लस phi 2, सरफेस 1 और सरफेस 3 के साथ जो लिंक हुआ। तो ये तो टोटल रिजल्ट 0 है, बिकॉज जितने एंटर हो रहे हैं उतने लीव कर रहे हैं।
सपोज करते हैं कि 2 डोर्स हैं, उधर से लोग आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे, इधर से लोग आ रहे हैं और उधर से लीव कर रहे हैं, तो वो लोग इस रूम को बिलोंग तो नहीं करेंगे, फिर इधर से एंट्री हो गई और उधर से लीव कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो टोटल इस पर्सन की एंटरिंग और लीविंग हो गई, तो वो अब तो नहीं है इस रूम में, बिलोंग नहीं करता। बट अगर बीच में कहीं स्नैपशॉट लिए जाए जिस टाइम वो क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ काउंट हो गया। सिमिलरली ये फील्ड लाइंस काउंट तो हो रही है इसके अंदर, बट वो इसकी अपनी नहीं है, ये एंटर कर रही हैं और लीव कर रही हैं फील्ड लाइंस, वो इसको बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन इसके अंदर उनकी स्नैप आ गई, उनकी पार्टिसिपेशन हो गई, इस तरह की कोई चीज़, ठीक है। अब क्यों इसके साथ कोई भी परमानेंटली इसकी नहीं है, द रीज़न इज इसका अपना कोई चार्ज एंड क्लोज नहीं है, इसके अंदर अपना चार्ज एंड क्लोज हो जाए अगर, तो हम कहेंगे कि इसके साथ लिंक्ड इसका अपना फ्लक्स है। अभी फ्लक्स इसका अपना नहीं है बट लिंक तो है, ओके, बट नेट रिजल्ट 0 है, नेट फ्लक्स लिंक्ड 0 है, बट फ्लक्स लिंक्ड विद A1 इज दिस, फ्लक्स लिंक्ड विद A3 इज दिस, मतलब इंडिविजुअल A1 और A3 फेस के साथ फ्लक्स लिंक है, बट वो यहाँ से एंटर होके वहां से लीव हो रहा है, तो टोटल 0 हो गया, बिकॉज चार्ज नहीं है इसके पास अपना कोई भी। ये कंसेप्ट समझने के बाद आप कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है, तो वहां पे आप उसको समझ सकते हो, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपको, आप इसको समझ सकते हो, राइट। उस क्वेश्चन की जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसकी कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज करते हैं फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, वर्टिकली अपवर्ड, और इसमें हमने एक हेमिस्फीयर जिसका कि रेडियस r है ये रख दिया है। आपको वो पूछ रहा है कि फाइंड नंबर 1 फ्लक्स लिंक्ड विद दिस बेस, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कर्व्ड सरफेस, थर्ड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस शेप। अब पहले केस में देखो, यहां से फील्ड एंटर करे, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हुआ, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास आ गया दिस E इंटू ए इंटू -1, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर विद माइनस, इसका मतलब फ्लक्स एंटर कर रहा है यहाँ से इट इज एंटरिंग, राइट, माइनस में है मतलब आपस में 180 डिग्री हो गया, तो एंटरिंग हो गया। अब कर्व्ड सरफेस के साथ क्या होगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही तो लीव करेगा, इसका मतलब इट इज इक्वल टू फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम द बेस, बट उसका उल्टा, क्योंकि यहाँ पे लीविंग हो रही है। अब अदरवाइज मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का छोटे छोटे कितने पार्ट्स बनाऊं के देखूंगी, ये तो ds बहुत दुनिया भर के आएंगे, इसलिए फिर ये तो मैं बाउंड्री भी दिखा रही हूँ, 3D शेप है भाई, इस तरफ भी होगा ये, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा तरीका अडॉप्ट कर लेंगे, जितना एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है, ज्यादा कहाँ से आएगा, अपना तो कोई इसके अंदर चार्ज है नहीं, इसलिए तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स लिंक्ड विद द बेस प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो नो नेट तो रिजल्ट 0 हो गया, बिकॉज इसका अपना कोई चार्ज ही नहीं है, खुद का अपना कोई चार्ज हो तब तो उसके साथ अपना फ्लक्स लिंक हो, ये फ्लक्स अपना नहीं है इसका, ये बाहर से आई थी यहाँ फील्ड लाइंस और निकल गई चली गई, ओके, लेकिन फिर भी इसके साथ लिंक भी हुई है और इसके साथ भी लिंक हुई है, स्नैपशॉट में भी आ गई, मतलब पार्टिसिपेशन भी हो गई, बट फिर भी वो इसकी नहीं है। एक और क्वेश्चन वैरायटी देखो जरा किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर field lines are given according to 2i cap plus 3j cap plus k cap, यूनिट बोलो न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, और एरिया वेक्टर है, सपोज कोई रिंग है, एरिया ऑफ अ रिंग एरिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय A is equal to 12 pi j cap मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है उसका एरिया, वो बोल रहे हैं कि फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द रिंग। अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको, E डॉट A इज द फ्लक्स,
दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाइड बाय 12 पाई j कैप। j और j का प्रोडक्ट ही तो सर्वाइव करेगा। इट इज इक्वल टू 36 पाई। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये फ्लक्स आ गया आपका। यूनिट क्या लिख लूं? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो पहले डायमेंशनल यूनिट देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे। डायमेंशनल यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इज E into A. E is force upon charge, force upon charge Q into A is length का square. तो force is ml t minus 2, charge is A into t और साथ में L2 लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दिस विल बिकम ml 3t minus 2 a minus 1, अच्छा t भी ऊपर जाके t minus 3। Here is the dimensional unit of flux। ये तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके MCQs हैं उसमें, और ये नीट या मेंस लेवल पे हो सकता है, इसे थोड़ा लेवल उठा देंगे, वो तो सिंपल। ओके, ऐसे से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नाउ इज गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। गॉस थ्योरम, व्हाट इज अ गॉस थ्योरम? क्या बोलते हैं वो, किस बारे में बताती है, क्या जरूरत है हमको यहाँ पे उसको पढ़ने की? जब हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया, कूलम्स लॉ की फोर्स, तो हमने डिस्कस किया उसके साथ फील्ड भी, पर वो छोटी छोटी एक सिंगल चार्ज डाइपोल, जैसे ही चार्जेस का एक क्लस्टर आ गया, ज्यादा चार्जेस का एक ग्रुप हो गया, तो हमको उसमें कूलम्स लॉ में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए। ज्यादा चार्जेस के कॉम्बिनेशन, सपोज 3 चार्जेस पड़े हुए हैं, आप सिस्टम में फील्ड ढूंढ रहे हो, तो फील्ड जब आप ढूंढोगे किसी पोजीशन पे, तो आप बोलोगे कि उसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से, अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो गए तो क्या होगा, सबका वेक्टर सम, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। एक और चीज, जो नेचर में बॉडीज हैं वो सारी की सारी मैक्रोस्कोपिक या किसी ना किसी शेप की बॉडीज हैं, जैसे कि कोई लाइन, कोई वायर, कोई शीट, या वॉल्यूम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, सिंगल चार्ज, 2 चार्ज, इस तरह की चीजें थोड़ी ना होती हैं। जिन चीजों में हम डील कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई शेप होगी, और शेप के ऊपर बहुत सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत कैलकुलस लगाना पड़ेगा। तो फिर ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, जैसे हमने रिंग देखी थी, हमको बहुत सारा वहां पे काम करना पड़ा था, ठीक है। तो फिर अब ऐसी सी और भी तो शेप्स होंगी, तो हमको ये जो गॉस थ्योरम है ये बड़ा ही इजी तरीका बता देती है, उसकी हेल्प से हम खटाक से आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। तो चलो गॉस थ्योरम क्यों अप्लाई होती है, गॉस थ्योरम की क्या डेफिनेशन है वो देख लो क्या है। तो गॉस थ्योरम, पहले तो इसकी सिंपल डेफिनेशन की बोलती क्या है। गॉस थ्योरम के हिसाब से द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद, आप नोट कर लो स्टेटमेंट को, मैं लिख देती हूँ साथ साथ, द टोटल फ्लक्स linked with given charged shape, given charges, combination of charges या फिर shape is q upon epsilon naught या 1 over epsilon naught times, मैं प्रॉपर डेफिनेशन जैसे कि बुक्स में मेंशन्ड है वैसे लिख रही हूँ, the total charge enclosed by a given shape, यानी कि सरफेस एरिया। The total flux linked with given surface due to charges is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the given shape। ओके, तो गिवन शेप ने कितना चार्ज एनक्लोज कर लिया, फ्लक्स उसी के हिसाब से आएगा, वो हम देख लेते हैं कैसे। लेट अस से दिस इज द चार्ज क्यू प्रेजेंट, और इसको एक क्लोज हमने यहाँ पे शेप से क्लोज करा दिया, इस शेप के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि फ्लक्स जो है इट इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड। ओके, ये उसने बोल दिया कि ये शेप में एनक्लोज करो, और ये जो आपने शेप करी है यहाँ पे बनाई है, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसको कंसीडर किए बिना
हम अप्लाई नहीं कर सकते लॉ, इसका मतलब गॉसियन सरफेस हमको कंसीडर करनी पड़ती है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे, पहले इस बात को समझ लो। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात मैं यहाँ पे जरा आपको बता दूं, ये मैंने एसआई सिस्टम में लिखा है, एक बात मैं आपको बता दूं, जो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है एसआई सिस्टम में, लेकिन इसी की वैल्यू 1 के बराबर है, न्यूटन की बजाय डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU का स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर इन CGS सिस्टम। तो CGS के अंदर ये K की वैल्यू, स्मॉल k की वैल्यू 1 होती है, तो SI सिस्टम में तो ये है, लेकिन CGS में इसका तरीका बदल जाएगा। इन CGS हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब 1/4 पाई उधर शिफ्ट हो गया, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू क्यू, दिस इज राइट, ये CGS के अंदर आ गया, दिस इज इन CGS, ओके, पहली बात तो ये CGS में लिखते हैं, हम इस तरीके से यूज करते हैं इसको, ये CGS का इसमें वैल्यू पुट करके आ गए, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको गॉस थ्योरम की डिस्कशन करी है, ये वो चीजें हैं कि ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि गॉस लॉ है क्या चीज, किसके ऊपर अप्लाई होता है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। अब गॉस लॉ कब कब यूज होगा, तो एप्लीकेशन गॉस लॉ की कहाँ होगी, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर गॉस लॉ में। नंबर 1, चार्जेस Q, मतलब टोटल चार्ज Q शुड बी कंप्लीटली एनक्लोज्ड, कोई भी सरफेस पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बाय गॉसियन सरफेस, पूरी तरह से एनक्लोज्ड हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी चार्ज शुड प्रेजेंट एट सरफेस, नो चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट द सरफेस, कोई भी चार्ज सरफेस पे ना हो, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरा, गॉस लॉ की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्जेस, हम गिवन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। कैसे, यू नो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इंटीग्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों को हमने सामने पुट करा, वैल्यू पुट कर लोगे। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, राइट, तो और ये E क्या है, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक बात ध्यान देना जरा, सपोज करते हैं कि ये कोई गॉसियन सरफेस है, रैंडमली दिस इज अ गॉसियन सरफेस, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कुछ चार्जेस Q1 Q2 Q3, कुछ बार भी है Q4 Q5, कोई माइनस का कोई प्लस का, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रहा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से भी है, E2 की वजह से भी है, E3 की वजह से भी है, E4 सबकी वजह से है। तो इसके अंदर जो E पूरा टोटल E है जो, वो सबका सम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आप लिख रहे हो वो E1 प्लस E2, नो डाउट माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, प्लस E3 प्लस अप टू जितने भी हैं E5 तक सबको लिख दिया हमने, और इन सबका ds करके इंटीग्रेशन किए। लेकिन जहां तक चार्जेस की बात है, ये तो सारा फील्ड, चाहे कोई चार्ज एनक्लोज्ड हो ना हो, बाहर आसपास प्रेजेंट है, उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू चार्जेस एनक्लोज्ड ओनली, यानी कि दिस इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 ओनली। तो जो चार्जेस एनक्लोज्ड है सिर्फ उसकी वजह से है, और जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस एनक्लोज्ड है ये सारे के सारे काउंट होंगे, और इसको यहाँ पे जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है। इस पॉइंट को एक बार फिर से कर लेते हैं डिस्कस। जो देखो जरा, इस मैंने नॉन यूनिफॉर्म सी शेप ली है, नॉन सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक कोई भी ले सकते हैं, मैंने जान के भी ऐसे ले ली। तो इसके अंदर Q1 Q2 Q3 ऐसे कुछ चार्जेस, तो टोटल चार्ज वही लिखे जाएंगे Q/एप्सिलॉन नॉट में,
ये वो सारे चार्जेस हैं जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, पहली बात तो ओनली एनक्लोज्ड चार्जेस आर टू बी कंसीडर्ड, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कुछ बाहर भी हैं जैसे Q4 Q5 तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबकी वजह से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू EQ1 प्लस ड्यू टू EQ2 प्लस ड्यू टू EQ3 वगैरह, वो सब के सब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस का आएगा, चाहे वो अंदर एनक्लोज्ड है नहीं है। लेकिन जब आप Q लिखोगे तो वो चार्जेस जो सिर्फ एनक्लोज्ड हैं, तो मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू सम इंटीग्रेशन ऑफ EQ1 से लेके उसकी वजह से लेके E5 तक का पूरा, और साथ में DS इंटीग्रेशन, and this is it equal to Q1 minus Q2 plus Q3 whole total charge 1/epsilon naught मल्टीप्लाई कर दिया। ये है बच्चों टोटल इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और फ्लक्स का चार्जेस के साथ भी, इनको टुगेदर क्लब कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका उस सिस्टम पे, उस अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली कि जो सरफेसेस को इनक्लोज कर रही है, the surface enclosing total charges is called Gaussian surface, इसको बोलते हैं Gaussian surface। और सिमेट्रिकली, ताकि प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाए, हम इजी सरफेस कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिक सरफेस, तो इट शुड बी कंसीडर्ड सिमेट्रिक सरफेस। अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक ले सकते हो आप, बट सिमेट्रिक सरफेस लेना अच्छा रहता है बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाती है। दैट्स वाई जब हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो सिमेट्रिक सरफेस का एरिया हम आराम से कैलकुलेट कर पाते हैं नॉन सिमेट्रिक की वजह से कंपैरिजन में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जो फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर चाहे एंटर कर रही हूँ या इसमें से लीव कर रही हूँ, जैसे कि ये एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग or leaving Gaussian surface should be perpendicular to the surface। तो वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, सारे चार्जेस अंदर एनक्लोज हो, नो चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट द सरफेस, कोई भी चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट ना हो, बिकॉज आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस पे डिफाइन कर रहे हो, वहां पे अगर खुद चार्ज भी वहां प्रेजेंट हो तो एक चार्ज का अपने ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की वजह से तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद थोड़ी ना एक्सपीरियंस करेगा, तो इसीलिए वहां पे नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं हो सकता वहां पे फिर। इसीलिए सारे चार्ज वेल इंक्लाइन व्हेन एनक्लोज करो, ना कि सरफेस पे छोड़ दिया कोई आपने, वो गलत तरीका हो जाएगा उसको कंसीडर करने का। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे हमने एक क्यूब के अंदर, दिस इज अ क्यूब, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज एनक्लोज कर दिया, दिस इज अ चार्ज एनक्लोज इन दिस क्यूब। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस एंड विद क्यूब आल्सो। अब क्यूब गॉसियन सरफेस का रोल प्ले करेगा, वाई? क्योंकि इसने पूरी तरह से एनक्लोज कर लिया उसको, चार्ज को, इसीलिए इट इज लाइक अ गॉसियन सरफेस। तो क्यूब का आंसर पहले कर देते हैं, फ्लक्स विद द क्यूब इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, विद ईच फेस, हर एक फेस के साथ, तो इसके साथ, इसके साथ, तो ये इसके अराउंड जो सरफेस है वो इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब E इंटू मतलब एक के साथ यहाँ पे 1/6 हुआ फ्लक्स का, 1/6 फ्लक्स विद द क्यूब का 1/6, क्योंकि सब इक्वी डिस्टेंट है, सिमेट्रिकली इक्वी डिस्टेंट है, इसीलिए 1/6 आ गया। तो अपने पास आया यहाँ पे 1/6 टाइम्स द फ्लक्स विद द क्यूब, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज, ठीक है। एक तो ये, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, अगर मैं इसको एक फेस पे रख दूं, ये बॉडी सेंटर टाइप का केस हो गया। अब मैं इसको अगर फेस पे रख दूं, एक सपोज इस फेस पे रख दिया चार्ज को, तो चार्ज ऑन फेस, तब क्या होगा? तब आधा फ्लक्स तो बाहर चला गया और आधा अंदर आ गया, ठीक है। तो अब क्यूब के साथ फ्लक्स विद क्यूब,
यहाँ पे ईच फेस था, क्योंकि सिमेट्रिकल प्रॉब्लम थी, बराबर में आ गया आंसर। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये सिर्फ आधा ही चार्ज एनक्लोज हुआ, इसलिए फ्लक्स जो है वो Q/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसमें तीसरा क्वेश्चन वो ये है कि अगर हम चार्ज को एक कॉर्नर पे रखें तो, मतलब इस क्यूब के, तो ये जो यूनिट सेल वाला आपने सॉलिड स्टेट पढ़ते हो आप, उसमें बताई जाती है चीज कि कॉर्नर पे जैसे आपने कोई एटम रखा है तो वो इसका कितना हिस्सा माना जाना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन, आपने चार्ज को रख दिया है कॉर्नर पे, सपोज इस कॉर्नर पे, तो आपने इसको यूनिट सेल वाले सिस्टम के हिसाब से 1/8 ऑफ द चार्ज, इसी का फ्लक्स लिंक होगा क्यूब के साथ। ये सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, यूनिट सेल वाला केस। तो 1/8 ही इसके साथ लिंक है। ओके, तो इस तरह से 1/8 ऑफ क्यूब के हिस्से में फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इस वाले केस में हर एक फेस के साथ, ईच फेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो पता लगाना है विद ईच फेस। तो 1/8 का, अब देखो 3 फेसेस कौन से, एक तो ये वाला फेस, मतलब 3 फेसेस इसका शेयर करेंगे, बाकी 3 जो है फ्लक्स को शेयर नहीं करेंगे। सपोज करते हैं एक रूम के कॉर्नर पे आपने यहाँ पे चार्ज रखा, वहां से जब फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइंस चारों तरफ जाएंगी, तो कुछ फील्ड लाइंस तो उस फेस में से ही, मतलब इसको कॉर्नर को कंस्टिट्यूट करने वाले 3 फेसेस हैं, एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस पीछे की तरफ है, राइट। वो 3 फेसेस एनक्लोज कर रहे हैं, राइट। अगर 3 फेसेस इस कॉर्नर को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर ये 3 फेसेस कंस्टिट्यूट करें तो फील्ड लाइंस इन फेसेस में से पास हो रही हैं, और ये वाले फेसेस तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये वाला भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और पीछे वाला एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, ये तीनों शेयर नहीं कर सकते, तो सिर्फ सामने वाले 3 ही शेयर करेंगे। अगर सामने वाले 3 शेयर करेंगे तो 1/3 ऑफ फाई ऑफ द क्यूब को जितना मिला था, तो वो कितना मिला था 1/8, तो 1/24 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स विद 3 फेसेस, 3 फ्रंट फेसेस, और फ्लक्स लिंक्ड विद द फेसेस constituting that corner, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन फेसेस में से तो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको बार बार देखना, बार बार सुनना है इस चीज को, और कॉपी में लिख के देखना है इसको, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अगर हमने किसी होलोस्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख दिया, तो बताओ होलोस्फीयर के साथ कितना, ये सपोज होलोस्फीयर है, इसके सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया है, तो पूछ रहा है होलोस्फीयर के साथ फ्लक्स लिंक बताओ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो क्या ये एफसीसी वाला केस नहीं हो गया, फेस सेंटर्ड वाला। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स लिंक हो गया विद द होलोस्फीयर। ये बिल्कुल वैसा ही केस है एफसीसी वाला, ये वाला केस हो गया, ठीक है। एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपने करना है। दिस इज योर होमवर्क, देखते हैं कितना समझ में आया। एक चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ये, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, इसका रेडियस है R। हमने इसको इमेजिनरी एक रिंग के अंदर इतना पोर्शन कवर्ड मान लिया। दोबारा बोलते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा सुनो। ये चार्ज रिंग है, मैंने स्फीयर बोल दिया था वहां पे, वो चार्ज रिंग है, ओके। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और Q उसका चार्ज है, टोटल R उसका रेडियस है। इसको हमने इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप है जिसका की साइज भी वही है, यानी कि इसका सेंटर रिंग का सेंटर है ये, और ये स्फीयर का सेंटर है। तो इसका सेंटर उसकी सर्कमफ्रेंस पे आ गया और इसका सेंटर इसकी सर्कमफ्रेंस पे आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द इमेजिनरी स्फीयर, कि कितना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, मुझे बताना है आपने, आप मेरे को जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसका आंसर भेजोगे, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।